लास्ट टाइम एक लेक्चर में हमने बबल सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को देखा था और वो थी C1n plus C2n square plus C3n square plus C4n square plus C5n square plus C6n square। और मैंने ये कहा था कि दिस इज इक्वल टू n square। आगे जाकर मैंने ये बात क्लेम किया था कि ये इतनी बड़ी जो इक्वेशन है जो कि समझने में हमें मुश्किल लग रही है, हमें ये पता नहीं चल रहा कि इस एल्गोरिथम में टोटल टाइम कितना लगेगा। We claim that this whole equation is equal to n square. N square is the answer. So अगर आप इस पूरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें so it will be n square। ये सिंप्लीफाई हमने कैसे किया, इसके लिए आज हम asymptotic time complexities को पढ़ेंगे। How we simplified it, इसके लिए we will study asymptotic time complexity। यहाँ तक any questions you can ask right now। यहाँ तक अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सर ये क्या किया मैंने, सॉरी पिछली क्लास में भी थोड़ी मिस हुई थी, थोड़ा रिपीट कर सकते हैं आप? जी, ये हमने एक क्लास में ये देखा था कि ये हमारे पास बबल सॉर्ट का सूडो कोड है और इसकी हर लाइन कितनी बार चलती है वो हमने इधर लिख दिया C1n C2n square C3n square और फिर इसको सम कर लिया and this is the total time execution time of this code। बबल सॉर्ट जो कि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डेटा स्ट्रक्चर में ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं, तो ये कोई नया एल्गोरिथम नहीं है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी C1n plus C2n square plus C3n square ये होनी चाहिए, जो कि डेफिनेटली इतनी बड़ी इक्वेशन को समझना और इसको इसमें से कुछ इंफर करना बहुत मुश्किल है। सर ये C1 से क्या मुराद है? C1 C2? C1 is the constant which shows n is the number of times this pseudocode runs. N square is the number of times this line of pseudocode that will run on a computer. C1 depends on the time each instruction will take on a computer. So C1 means the constant term जो कि हम लगाते हैं। अगर कोई पुराना कंप्यूटर होगा तो C1 की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर कोई बहुत नया कंप्यूटर एफिशिएंट कंप्यूटर होगा तो C1 की वैल्यू जो है वो कम होगी। सो C1 is the constant that tells the time that each instruction will take on a computer. So C1 is the time each instruction will take on a computer. यहाँ तक कोई सवाल? ओके सर। अहमद रजा, यस सर ये n स्क्वायर का क्या मतलब है? n स्क्वायर का मतलब है कि ये इक्वेशन लेंथ ऑफ a का मतलब है n। अगर लेंथ ऑफ द अरे 10 है तो n का मतलब है 10। n स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 100। ये जो दूसरी लाइन ऑफ कोड है ये कितनी बार चलेगा? 100 टाइम्स चलेगा। 100 टाइम्स चलेगा, इसलिए यहाँ पर n स्क्वायर लिखा। ये हमने एक क्लास में डिटेल से गो थ्रू भी किया था, जिसको आप देख सकते हैं उस लेक्चर को और गो थ्रू कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। तो अगर हम इन तमाम को ऐड कर दें तो ये एक कॉम्प्लेक्स चीज है। कैसे निकाला ये हम उस लेक्चर में, आप रेफर टू दैट लेक्चर। अगर हम इसको देखें तो दिस इज एन इक्वेशन और दिस इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो दिस इज इक्वल टू n स्क्वायर। ये पूरी इक्वेशन n स्क्वायर के बराबर कैसे हुई, ये हम एसिम्प्टोटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में अब पढ़ेंगे। नदा मोहम्मद, क्या सवाल है? सर पिछली क्लास में तो सिर्फ हमने रिवीजन किया था पुराना।
हाँ, ये जो है हमने जो शुरू के लेक्चर्स थे जब हम ग्राफ पे शिफ्ट हुए हैं उससे पहले हमने पढ़ा था कि ये टाइम सर कॉम्प्लेक्सिटी प्रोसीजर कैसे मोड निकालेंगे। पढ़ा था। जी, और अगर आप गौर करें तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को निकालने का जो तरीका था वो हमने उस वक्त पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि ये इक्वेशन सी हर इसमें जो इस कोड की हर लाइन कितनी बार चलेगी। ये बबल सॉर्ट का टाइम निकालना कोई ऐसा नई और कोई मुश्किल चीज नहीं है, या आप पिछले कई सेमेस्टर से निकालते आ रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं इसको एक बार क्विकली गो थ्रू कर सकता हूँ। एनीवन? यस सर, कर दें प्लीज सर। ओके, सो अगर ये पहली जो इक्वेशन, पहली जो लाइन ऑफ कोड है, अगर लेंथ ऑफ ए विच इज एक्चुअली n, which is actually n is equal to 10, अगर ये 10 हो तो ये लाइन कितनी बार चलेगी? 10 times. 10 टाइम्स। और ये लाइन कितनी बार चलेगी? 100 टाइम्स। 100 टाइम्स। C1 to n square। n square का क्या मतलब है? अगर n की वैल्यू 10 है तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। If ai is greater than ai plus 1, तो ये कितनी बार चलेगी? ये भी 100 टाइम्स। 100 टाइम्स चलेगी। temp1 is equal to ai, ये कितनी बार चलेगी? 100 टाइम्स। अगर ये कंडीशन हमेशा ट्रू हो जाती है तो 100 टाइम्स चलेगी। अगर ये कंडीशन हाफ टाइम ट्रू हो, आधी बार ट्रू हो, तो ये 100 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स चलेगी, which is almost equal to n square. n square divided by 2 is also n square. ये आगे जाके बिग O और ओमेगा में हम देखेंगे कि this is also true because n square divided by 2 is also equal to n square. ठीक है, तो अभी आप इस चीज को समझ लें कि n square को डिवाइड बाय 3 कर दें, डिवाइड बाय 2 कर दें, that remains n square approximately. In approximate terms it remains n square. So अगर ये कंडीशन यहाँ पर भी C5 n square आ जाएगा, C6 n square आ जाएगा, and if we add all these up, what we get is C1n plus C2n square plus C3n square plus C4n square plus C5n square plus C6n square. इस इक्वेशन को देखकर कोई बता सकता है कि कितना टाइम होगा? मुझे तो ये बहुत मुश्किल लग रही है इसको पढ़ना। हमें इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, और जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका जवाब n स्क्वायर आ जाएगा, यानी इस बबल सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। कैसे सर? ये जो सिंप्लीफाई करके n स्क्वायर के बराबर कैसे होगी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन के जवाब के लिए हम एसिम्प्टोटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं। उसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि हाउ यू कैन फाइंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस होल इक्वेशन। यहाँ तक सही है? यस सर, ये मैं देख के भी तो Yes, पता sir. चल गया है ना कि ये नेस्टेड लूप लगी हुई है, तो जो एक टोटल लेंथ है उसका जो डबल है, यानी कि जो स्क्वायर होगा वही टोटल टाइम होगा पूरे कोड का। अगर आप इसको लाइव टर्म्स में देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इसको देखते ही हम पता कर लें विदाउट केयरिंग अबाउट टू मच अबाउट द टाइम ऑफ ईच लाइन, ठीक है, तो डेफिनेटली एक तरीका ये है कि नेस्टेड लूप लगा हुआ है और इसका टाइम n स्क्वायर होगा। दूसरा तरीका, दिस इज कॉल्ड समेशन मेथड, जो हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा तरीका इसी कोड को निकालने का है टेबल मेथड, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो दोनों मेथड्स हम पढ़ेंगे, और इसमें जो इसका जो एक्चुअल सही तरीका है वो तो ये है कि बजाय इसके कि नेस्टेड लूप को देख के किया जाए, डेफिनेटली जब हम इस चीज की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर हम डायरेक्ट देखकर निकाल लिया करेंगे। लेकिन बार दफा ऐसा होता है कि इस तरह के कोड आ जाते हैं जो कि देखकर निकालने में बहुत मुश्किल हो रही होती है। जैसे मैं कहता हूँ कि फॉर i इज इक्वल टू 1 स्क्वायर टू n स्क्वायर, फॉर j इज इक्वल टू i plus i square plus
2n स्क्वायर। अब यहाँ पर जो लूप है वो स्क्वायर्स के लगे हुए, हो सकता है देखकर आप इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ना निकाल सकें। अगर आप सिस्टमैटिक प्रोसेस को समझ लेंगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना हमेशा रिलेटिवली आसान हो जाएगा। दैट इज व्हाई आई वुड प्रेफर कि आप इस मेथड को इस्तेमाल करें जो कि हम इसको पढ़ रहे हैं। यहाँ तक सही है जी? यहाँ तक Yes, कोई sir. सवाल? Any questions so far? No questions? Let's move forward. Asymptotic notation. It's good कि अटेंडेंस आज की तमाम लोग मौजूद हैं। एक अच्छी चीज ये है कि आप लेक्चर को जितना ज्यादा अटेंड करेंगे उतना कोर्स को समझने में आसानी रहेगी, इजी टू अंडरस्टैंड होगा। और अटेंडेंस क्विज जो कि किसी भी वक्त हो सकता है, उसमें भी आप लोगों के नंबर पूरे आ जाएंगे, जो कि डेफिनेटली इसकी बहुत अहम वेटेज है। So remain attentive, remain present in all the class. Big O. If Fn belongs to order of Gn, if there exists Cn not greater than 0 such that Fn is less than equal to C of Gn for all n greater than equal to n naught. Fn जो है वो Big O of Gn से बिलोंग करता है अगर Fn is less than C of Gn for all n is greater than equal to n naught, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए। This is the definition of Big O. Big O की definition को दोबारा सुन लें। Fn बिलोंग करता है ऑर्डर ऑफ Gn से। Fn ऑर्डर ऑफ Gn से बिलोंग करता है अगर Fn is less than equal to C of Gn, अगर Fn C of Gn से छोटा हो, for all n is greater than equal to n naught, हर n greater than equal to n naught के लिए, यानी अगर ये कंडीशन होल्ड कर जाए तो Fn belongs to order of Gn। ये डेफिनेशन किस किस को समझ आ गई है? डेफिनेटली ये मेजॉरिटी लोगों को समझ नहीं आई होगी, तो किस किस को समझ आ गई है? नहीं आई सर। नहीं आई सर। जी, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको समझ आ गई हो? ये जब मैं भी एज अ स्टूडेंट इसको पढ़ रहा था तो मुझे भी ये इनिशियली समझ नहीं आती थी, एंड दैट इज द सेम केस विद यू। इसको समझने के लिए हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं ताकि ये डेफिनेशन आपको ज्यादा आसानी से समझ आ सके। सो दिस इज बिग ओ और ये इसकी डेफिनेशन है फॉर ऑल इफ देयर एग्जिस्ट सी एंड एन नॉट ग्रेटर देन 0 और ये कंडीशन पूरी हो जाए तो मैं कहूंगा Fn belongs to order of Gn। अब ये Fn है क्या, Gn क्या है, ऑर्डर का क्या मतलब है और ये कंडीशन क्या है, इसको हम देख लेते हैं। n belongs to order of n, क्या n ऑर्डर ऑफ n से बिलोंग करता है? ये एक न्यूमेरिकल एग्जांपल है। यहाँ पर Fn की बजाय क्या है? n, Gn की बजाय क्या है? n। सवाल क्या है, क्या n ऑर्डर ऑफ n से बिलोंग करता है? दिस इज द क्वेश्चन। तो क्या ये करता है? ये करेगा अगर ये कंडीशन होल्ड कर जाए, अगर ये कंडीशन पूरी की पूरी जिसमें Fn is less than equal to C of Gn है, C और n नॉट की वैल्यूज हैं और n is greater than n नॉट है, अगर ये कंडीशन होल्ड कर जाए तो मैं ये कह सकता हूँ कि n ऑर्डर ऑफ n से बिलोंग करता है, n belongs to order of n, अगर ये कंडीशन होल्ड कर जाए। Fn belongs to order of Gn अगर ये कंडीशन होल्ड कर जाए। Any questions? So हम कैसे लिखेंगे इसको? Fn is less than equal to C of Gn। Fn की वैल्यू क्या है? n। C की वैल्यू वही रहेगी। Gn क्या है यहाँ पर? n। तो क्या n is less than equal to C of n, यहाँ पे C of n होना चाहिए for all n greater than equal to n naught।
एन नॉट और सी की वैल्यू क्या होगी, ऐसी क्या वैल्यू पुट करें सी की और एन नॉट की कि ये कंडीशन होल्ड कर जाए। तो अगर मैं सी की वैल्यू 1 पुट कर दूं और एन नॉट की वैल्यू भी 1 पुट कर दूं तो ये जो कंडीशन है ये हमेशा होल्ड कर जाएगी। इज दिस ट्रू? अगर मैं एन नॉट की वैल्यू 1 पुट कर दूं और सी की वैल्यू भी 1 पुट कर दूं तो ये इनइक्वालिटी हमेशा होल्ड करेगी। n will always be less than 1n if n for all n greater than equal to n naught। ये इनइक्वालिटी हमेशा होल्ड करेगी अगर n नॉट की वैल्यू 1 होगी और c की वैल्यू 1 होगी। सर ये यहाँ जो तक ब्रैकेट के अंदर जो n है ये n नोड है। so this n is actually the gn। सर इसकी वैल्यू n कोई नॉट नहीं है। n की वैल्यू क्या होगी, हर वो वैल्यू जो n नॉट से बड़ी है। n नॉट की वैल्यू 1 है तो n की वैल्यू क्या हो सकती है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेकर इन्फिनिट तक 100,000 1 लाख। तो क्या n की वैल्यू अगर n की वैल्यू 1 हो तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 तो ये कंडीशन होल्ड करेगी, राइट? यस सर। अगर n की वैल्यू 2 हो तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 तो ये कंडीशन होल्ड करेगी। अगर n की वैल्यू 3 कर दे तब भी ये कंडीशन होल्ड करेगी, 4 पे भी करेगी, 5 पे, 100 पे भी करेगी, 1000 पे भी करेगी, 1 लाख पे भी करेगी। तो क्या ये कंडीशन हमेशा एग्जिस्ट करेगी अगर n नॉट की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 1 हो तो? यस सर। यस सर। सर क्योंकि अगर ये n में नेगेटिव जी दोबारा पूछे। सर अगर n में नेगेटिव नंबर आ जाए n में नेगेटिव नंबर तब आएगा जब n नॉट की वैल्यू हम क्या रखेंगे, लेट से -10 रख लेते हैं, राइट? अगर मैं n नॉट की वैल्यू -10 रखता हूं तो n की कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है? -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, फिर 0, 1, 2, 3, 4 और ऑनवर्ड्स। ऐसे ही होगा। अगर मैं n की Yes. वैल्यू n नॉट की वैल्यू -10 रख देता हूं तो n की कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है? -10 से लेकर फिर 0 तक, फिर 1, 2 और फिर ऑनवर्ड चलती जाएगी। तो क्या होगा कि वो तमाम वैल्यूज पे क्या ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी? क्या -10 से छोटा है? यस। -9 -9 से छोटा है? यस। -5 से छोटा है? यस। 0 से छोटा है? यस। 1 से छोटा है? यस। तो इनइक्वालिटी तो होल्ड करेगी, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि वैल्यू ऑफ n नॉट एंड c शुड बी ग्रेटर देन 0। n नॉट की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो क्या हो सकती है 1 2 3 4 बिकॉज n नॉट इज द नेचुरल नंबर्स। 0 से बड़ी का मतलब है कि या तो 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी या 4 होगी। तो n नॉट की वैल्यू 1 से लेकर किसी भी वैल्यू तक ले सकते हैं। c की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, यानी 0 भी हो सकती है, 0.1 भी हो सकती है, 0.5 भी हो सकती है, 0.10 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 1.5 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 2.1, 2.9, 3, 3.1, 3.5, 3.9 and so on. So c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है and that's how c और n नॉट की वैल्यू 0 से बड़ी होगी by definition। अब सवाल ये है कि ये बड़ी वैल्यूज हम क्यों लेते हैं? क्योंकि एसिम्प्टोटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बुनियादी मकसद होता है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी finding the time complexity at the higher values of n, finding the time complexity at higher values of n, n की बड़ी वैल्यूज के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मालूम करना, finding the time complexity at higher values of n। तो n नॉट की वैल्यू अगर मैं 100 भी ले लूं, 1000 भी ले लूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज
हायर वैल्यूज पर मालूम करते हैं। हम हायर वैल्यूज पर मालूम क्यों करना चाहते हैं? लोअर वैल्यूज पे क्या मसला हो सकता है? लोअर वैल्यूज को हम इग्नोर क्यों करना चाहते हैं? मसला तो कोई नहीं होगा, लेकिन अगर लोअर वैल्यूज पे ये कंडीशन होल्ड नहीं भी कर रही तो हमें कोई मसला नहीं है। एन नॉट की वैल्यू 10 ले लो, अगर 10 पे भी होल्ड नहीं करती 100 ले लो, 1000 ले लो। तो हम हायर वैल्यूज पर ही क्यों करना चाहते हैं? इसका बुनियादी जवाब कोई बता सकता है क्या है? इसका बुनियादी जवाब ये है कि हायर वैल्यूज पर हम एनालिसिस करते इसलिए हैं क्योंकि हायर वैल्यूज पर जो ऐसे एल्गोरिदम्स हैं जिनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है, वो एन की हायर वैल्यूज पर बहुत ज्यादा टाइम देंगे, और जिनकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम है वो एन की हायर वैल्यूज पर डेफिनेटली कम टाइम लेंगे। ये डिफरेंस जो कि कम टाइम लेने वाले एल्गोरिदम्स हैं या जो कॉम्प्लेक्स टाइम एल्गोरिदम्स हैं जो ज्यादा टाइम लेते हैं, उनकी एन की हायर बड़ी वैल्यूज पर ये डिफरेंस ज्यादा वाज़ेह होगा। एन की बहुत छोटी वैल्यूज पर अगर कोई एल्गोरिदम बहुत ज्यादा टाइम लेता हो चाहे बहुत कम टाइम लेता हो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कंप्यूटर पे टाइम ऑलमोस्ट सिमिलर ही आएगा, बिकॉज एन की स्मॉलर वैल्यूज पर बहुत कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम भी हो या बहुत एफिशिएंट एल्गोरिदम भी हो, बोथ टेक द सेम टाइम। बहुत एफिशिएंट एल्गोरिदम हो चाहे बहुत ही इनएफिशिएंट एल्गोरिदम लिखा हुआ हो, both of them will take almost the same similar time at the lower values of n। तो n की हायर वैल्यूज पे हम कंपैरिजन करते हैं, इसलिए हम n नॉट की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 1 भी, 10 भी, 100 भी, 1000 भी, 1 लाख भी, एंड व्हाटएवर यू लाइक। आगे जाके जो न्यूमेरिकल्स हम करेंगे उसमें n नॉट की वैल्यू अगर हम 1 लेंगे तो उस पर होल्ड नहीं करेगा, तो n नॉट की कुछ बड़ी वैल्यूज लेके हमें होल्ड करवाना पड़ेगा। सो लेकिन n नॉट की बड़ी वैल्यू लेने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इट विल हैव नो इफेक्ट। चौधरी हंजला अशरफ, क्या सवाल है? यस सर, ये टर्म्स जो है सर सी, एन और एन नॉट, इनको डिफाइन करते हैं एक दफा दोबारा। बाय डेफिनेशन ये कहती है कि Fn बिलोंग्स टू ऑर्डर ऑफ Gn। अगर मैं ये पता करना चाहता हूँ कि n किस ऑर्डर ऑफ n से बिलोंग करता है या नहीं, तो वो करता होगा अगर ये डेफिनेशन होल्ड कर जाए। अगर ये डेफिनेशन होल्ड कर जाए तो n जो है वो बिलोंग्स टू ऑर्डर ऑफ n। n बिलोंग्स टू ऑर्डर ऑफ n अगर ये कंडीशन होल्ड कर जाए। if this condition holds, n belongs to then order of n। What is C? C is a constant term जिसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी, n नॉट की वैल्यू भी 0 से बड़ी होगी। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। अब हम जैसे जैसे न्यूमेरिकल्स करते जाएंगे आपको ये चीज ज्यादा क्लियर होती जाएगी और थिंग्स विल स्टार्ट मेकिंग सेंस। अभी जो चीजें मैंने बताई हैं शायद वो अभी आपको उस तरह से समझ ना आए, जब हम इसके एक दो न्यूमेरिकल्स और करेंगे तो फिर हम वापस दोबारा थ्योरी को समझेंगे और यू विल अंडरस्टैंड द थ्योरी बेटर। सो ये थोड़ा सा शुरू में कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन मैंने इसको इस तरह से डिजाइन किया है कि ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल करवा के आपकी प्रैक्टिस करवाई जाए और बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाए, और फिर साथ साथ थ्योरी को एक्सप्लेन मैं करता जाऊंगा, तो इस तरह से आपको ये चीज ज्यादा बेहतर समझ आएगी। सो यहाँ तक सही है जी। तो अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि क्योंकि ये बिलोंग करता है तो मैं कहूंगा हाँ जी Fn जो कि n था वो ऑर्डर ऑफ n से बिलोंग करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2n बिलोंग्स टू ऑर्डर ऑफ n। ये सवाल है क्या 2n ऑर्डर ऑफ n से बिलोंग करता है? तो इसके जवाब के लिए हम क्या करेंगे, यही काम दोबारा करेंगे, इसी डेफिनेशन का सहारा लेंगे। तो यस Fn बिलोंग्स टू C of Gn, 2n is less than equal to C of n, 2n is less than equal to C of n, n is greater than n naught। यहाँ पर n naught और n naught की वैल्यू और c की वैल्यू क्या हो
कि ये इनइक्वालिटी हमेशा होल्ड कर जाए, एन नॉट की वैल्यू आप 1 ले लें, सी की वैल्यू 2 ले लें, तो ये इनइक्वालिटी हमेशा होल्ड करेगी, एंड हेंस 2n बिलोंग्स टू ऑर्डर ऑफ n। तो अगर कोई पूछेगा यस, तो यस इट बिलोंग्स टू ऑर्डर ऑफ n। अगला सवाल है, इज 0.5 बिलोंग्स टू ऑर्डर ऑफ n? क्या 0.5 n बिलोंग्स टू ऑर्डर ऑफ n? तो हम क्या करेंगे, यही स्टेप दोबारा करेंगे। तो व्हाट यू शुड डू इज, ये स्टेप दोबारा करें और मुझे व्हाट्सएप करें, ताकि जो बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करके एक बार देखें, उसके बाद हम थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस पे आएंगे, और साथ साथ इस तरह से इसकी थ्योरी भी हमें समझ आना शुरू हो जाएगी। तो Fn 0.5n बिलोंग्स टू ऑर्डर ऑफ n, ये कंडीशन ट्रू है कि गलत है। इसको सॉल्व करने के लिए सिमिलर स्टेप्स को रिपीट करें और मुझे व्हाट्सएप करें। हरियम गाइस, सर दोबारा बताइए क्या व्हाट्सएप करना है? इसका सॉल्यूशन, जैसे इसको मैंने इधर सॉल्व किया है, इसी तरह से इज 0.5n बिलोंग्स टू ऑर्डर ऑफ n, इसका सॉल्यूशन लिखें और मुझे व्हाट्सएप करें। यस मोहम्मद, आपका बिल्कुल सही है। मोहम्मद महमूद विक का जवाब बिल्कुल सही है। अरे अब जल्दी से करें। Okay, so time कम है, let me give you the solution. बिल्कुल सेम है। Fn is less than equal to C of Gn, 0.5n is less than equal to C of n, 0.5n is less than equal to C of n is greater than equal to n naught. C और n naught की क्या वैल्यूज होनी चाहिए, कौन बताएगा? Anyone? सर What values of C and C n की naught वैल्यू we should take? C की वैल्यू क्या होनी चाहिए मोहम्मद महमूद? 0.5। 0.5। नदा मोहम्मद, ये बताइए कि n naught की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1। n naught की वैल्यू 5 भी ले सकते हैं, बिल्कुल 1 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं। सो 1 और c की वैल्यू 2, ये भी सही है। c की वैल्यू अगर 0.5 हम ले लें और n naught की वैल्यू 1 ले लें, ये भी सही है। c की वैल्यू 1 ले लें और n naught की वैल्यू 1 ले लें, ये भी सही है। c की वैल्यू n naught की वैल्यू 1 ले लें और c की वैल्यू 0.5 ले लें, ये भी सही है। n naught की वैल्यू 1 ले लें और c की वैल्यू 3 ले लें, इट इज आल्सो फाइन। n naught की वैल्यू 1 ले लें और c की वैल्यू 10 ले लें, दैट इज आल्सो फाइन। लेकिन क्या n naught की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 0.4 ले सकते हैं? नो सर। n naught की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 0.4 ले सकते हैं? एनीवन? क्या सर ले सकते हैं? रेज योर हैंड। सर मैं उम्र बात कर रहा हूँ, मेरा हाथ नहीं रेज होता। ओके, तो अगर हम c की वैल्यू 0.4 लेंगे और लेट्स से कि n नॉट की वैल्यू 1 है, तो n की वैल्यू हम 1 पे ट्राई करते हैं। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 0.5 इज लेस देन इक्वल टू
C की वैल्यू हमने ले ली 0.4, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 0.4, तो क्या 0.5 0.4 से कम है? नो सर। नो, तो ये No, कंडीशन sir. फॉल्स हो जाएगी। तो सर अगर condition n false नोड में 0.5 ले लें इसलिए रेज योर हैंड फॉर यू स्पीक। सो इसलिए अगर हम पॉइंट C की वैल्यू 0.4 लेते हैं तो ये इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी। अगर हम C की वैल्यू 0.3 लेते हैं तो क्या ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी? बताएंगे। नदा मोहम्मद नहीं सर। नहीं करेगी। मोहम्मद महमूद नहीं सर, नहीं करेगी सर। नहीं करेगी। C की वैल्यू 0.4 ले लें एंड नॉट की वैल्यू 1 ले लें तो ये इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी, एंड दैट इज द ट्रू आंसर। द इनइक्वालिटी विल नॉट होल्ड ट्रू। अब कोई सवाल है तो पूछें। अहमद रजा अशफाक, यस। सर अगर n नोड की वैल्यू 0.5 ले लें तो अगर n नॉट की वैल्यू 0.5 ले लें, क्या हम n नॉट की वैल्यू 0.5 ले सकते हैं? n नॉट शुड बी ग्रेटर देन 0 और n नॉट इज अ नेचुरल नंबर, सो 0 से बड़ा नंबर 1 हो सकता है या 2 हो सकता है या 3 हो सकता है या 4 हो सकता है एंड सो ऑन। तो n नॉट की वैल्यू पॉइंट्स में नहीं हो सकती, दिस इज अ नेचुरल नंबर। C की वैल्यू पॉइंट्स में हो सकती है, तो n नॉट की वैल्यू हम 0.5 नहीं ले सकते। और कोई सवाल? तो अगर हम इसको इस तरह से सॉल्व करें तो fn belongs to order of n and that is the answer। यहां तक हम लेक्चर को बंद करेंगे, उसके बाद मैं फीडबैक लूंगा। फीडबैक में मैं देखना चाहूंगा कि कितने लोगों को कितनी और क्या समझ आई है और किस किस को क्या इश्यूज है, और फीडबैक एनोनिमस होगा। आई कैन नॉट ट्रेस यू कि कौन क्या अटेम्प्ट कर रहा है। दिस फीडबैक इज नॉट फॉर एनीवन एल्स, जस्ट इट इज द फीडबैक व्हिच इज ओनली फॉर माई सेल्फ। तो मैं इस लेक्चर को बंद करूंगा और आई विल टेक योर फीडबैक। आप लोग फौरन दोबारा ज्वाइन कर लें इस लिंक को। मैं इसको बंद करूंगा, उसके फौरन बाद दोबारा ज्वाइन करूंगा।